कोई आ रहा है तो बुलाओ। आओ। नमस्कार साथियों, आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर मेरी साथी डॉक्टर सुप्रिया श्रीनेत और मैं आपके सामने आया हूं। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। आज मैं अभी अपनी साथी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करता हूं पहले कि वो मामला क्या है ये इजराइल का, उस पर कुछ खुलासा करेंगी और फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सुप्रिया जी। धन्यवाद पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई। और अब ये जो नया मामला सामने आया है ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका ये दावा है और ये सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्या क्या करते हैं। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE, आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे। टीम ओरे का यह दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम,
लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं, उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये फेक पेटिशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है। और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और मैं आपको एक उदाहरण से ये बता देती हूं। ये फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था। ये तो झूठ हो गया कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, आप राहुल जी पर बेकार का आक्षेप लगा रहे थे। अब ये और भी सिनिस्टर प्लॉट है, ये और भी डेंजरस है। ये कैसे होता है? और इसी में इजराइल के इस फर्म का रोल भी सामने आता है कि कैसे ये डिसइंफॉर्मेशन एक बड़े सुनियोजित तरीके से फैलाई जाती है। आप सबको याद होगा उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड, उसने सबकी रूह हिला दी थी। जो हुआ वो सर्वथा गलत था। राजस्थान की सरकार ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया और तुरंत बहुत बड़ा एक और भी बड़ी घटना होने से बचाया। लेकिन आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जी का वायनाड में दिया वो स्टेटमेंट, किन्हीं लेफ्ट एक्टिविस्ट ने उनका दफ्तर आके तोड़ फोड़ किया था। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। वहां से वो स्टेटमेंट काटा गया, उसको उदयपुर से एसोसिएट किया गया और उस मामले को तूल पकड़ाया गया। और इस मामले को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद और उनके मंत्रीगण थे। जब पर्दाफाश हुआ तो ट्वीट्स डिलीट हुए। लेकिन असलियत यह है कि इस तरह का नैरेटिव एक आतंकी घटना को लेकर समुदायों में विषाक्त फैलाने पर हो रहा था। और इसीलिए कुछ सवाल हैं जो हम लोग जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि यह पैटर्न एक है। 2016 में एक खबर आई थी, आपको याद हो, सैन बर्नार्डिनो शूटिंग के बाद कि कैसे एप्पल ब्रेक नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस समय इजराइल की एक कंपनी थी सेलिब्राइट, उससे एक सॉफ्टवेयर खरीदा था। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम सिर्फ कुछ ही सवाल आपके सामने पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछे तो उसको झूठा साबित कर देता है।
दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की, टीम ओरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसमें हमारा देश के महत्वपूर्ण लोगों का डेटा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस डेटा को एक विदेशी कंपनी के हाथ में सुपुर्द करके। अब राहुल जी का फोन पेगासस में था, या और बड़े उनके अपने मंत्रियों का, अश्विनी वैष्णव का भी शायद उसमें नाम आता है, इन सबका आपने डेटा भी विदेशी कंपनी को दे दिया। आप सोचिए कि किस स्तर पर रूलिंग पार्टी इस देश की किस स्तर पर गिरकर राजनीति खेलती है। एम्स तो बना नहीं पाए, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका नाम एम्स है, एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। हम तो एम्स बना बना के खुश होते थे कि हमने एम्स बना दिए पूरे देश में। ये मोदी जी की सरकार इजराइल के साथ मिलकर एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन एम्स लाई है। इसका अर्थ यह है कि हम सब के फोन्स हैक करना, या हम सबको इतनी गलत सूचना भर देना समाज में कि समाज को मालूम ही नहीं पड़े कि सच क्या है, गलत क्या है। अफवाहों का एक तरह से तकनीकीकरण कर देना, जो संघ जाना जाता है अफवाहों का, उनका ताकत ही अफवाहों से आती है। अब उस संघ की सरकार के हाथ में तकनीक आ गई है कि अफवाहों का कैसे तकनीकीकरण हो जाए और कैसे अफवाहें एक क्लिक में पूरे देश में फैल जाएं और लोग उसको सच मानने लगे। और उसका क्या प्रभाव हो सकता है, चुनाव में तो उसका प्रभाव होता ही है, लेकिन सामाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने में उसका किस तरह का दुरुपयोग होता है, वो आपके सामने है। आपके सवाल। हमारे पास तो एजेंसीज नहीं है साहब कि तथ्य इस तरह से आए, हम तो आप ही पर निर्भर करते हैं। और ये काफ़ी पत्रकार कई महीनों से, जैसा कि सुप्रिया जी बता रही थी, कई महीनों से ये पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जहां ये उस कंपनी के, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इजराइल की कंपनी की, उस कंपनी के अधिकारियों से उन्होंने बात की अंडर कवर बनकर, और उस बात के आधार पे ये सारे तथ्य निकले हैं कि कहां कहां किन किन देशों में उन्होंने चुनावों पर प्रभाव डाला है। ये पूरी एक खोजी पत्रकारिता है, एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ इन्होंने छापा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने दो एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं।
रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट है जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे, ना ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। This is not the first time. This is not the first time that allegations of data theft have been made against the Modi government. In fact, one of the most serious charges this government faces is data theft and data manipulation to actually tamper with the electoral process. You saw what was happening in Karnataka in the name of NGOs collecting data. They were actually tampering electoral rolls. They were actually tampering electoral data. This government is known to play with big data to their advantage. और आपकी बात बिल्कुल सही है। सीबीआई के केस का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये डेटा से भी बढ़कर है। एक तो आपने डेटा प्रोफाइलिंग कर ली, अब आप उस डेटा प्रोफाइलिंग करने के बाद गलत फेक न्यूज इस आशय से फैला रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस प्रभावित हो। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है, मेरी समझ के परे है। I was just told actually, it's very funny, and I will tell you why. I think coming from Uttar Pradesh and somebody who's deeply interested and active in Uttar Pradesh की राजनीति में, जो कानपुर में हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला मामला था। एक परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, माँ और बेटी आत्मदाह कर लेती हैं, जब वो जल रही हैं तब भी बुलडोजर चल रहा है, और इतने ग्राफिक वीडियो आए जो लगाए नहीं गए हैं, और उनके पिता की निरी आंखें दिखाते हुए और उस जली लाश को दिखाते हुए अगर मैंने ट्वीट किया तो मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। किसने रिपोर्टिंग करी थी? ट्विटर डजंट ब्लॉक ऑन इट्स ओन, देयर मस्ट बी अ रिपोर्टिंग। किसने रिपोर्टिंग करी थी? उत्तर प्रदेश की या मोदी सरकार का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि खबर को दबाओ, अपराधी को सजा मत दो, अपराधी को तो संरक्षण मिलेगा। अगर कोई खबर आपके खिलाफ जा रही है तो पहले जो खबर दिखा रहे हैं, जो उस बारे में बात कर रहे हैं, उन जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, और उसके बाद आप राजनीतिक लोगों पे प्रहार करना शुरू कर दो। तो आप सबकी आवाजें थोड़ी बंद कर सकते हैं। एक अकाउंट ब्लॉक करने से क्या होता है? देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर आज अमूमतः हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जिन सज्जन का आपने नाम लिया, उपराष्ट्रपति जी का, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, जब कांग्रेस के अध्यक्ष वक्तव्य दे रहे थे तो वो 26 बार उन्होंने टोका था और 10 बार उठकर खड़े हो गए थे। लेकिन जब मोदी जी सीना ठोक ठोक कर अमर्यादित, असंसदीय बर्ताव कर रहे थे तो धनखड़ जी के मुंह में एक शब्द भी नहीं आया था। मुझे लगता है मेरा ये वक्तव्य ही उनकी इस बात का जवाब है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सवाल ये कि पांचजन्य में ये लिखा गया है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा
मुझे तो लगता है तानाशाह डरता है, डरपोक है, बौखलाए हुए हैं, तो वो सब कुछ करेंगे। लेकिन पवन जी से मैं बोलूंगी इसका जवाब दें। हाँ जी जनाब। किस आधार पे एक गैर पंजीकृत संस्था सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है? ये सवाल अब देश में ये बनता है, हम सबके दिमाग में आ रहा है कि आप खुद पंजीकृत नहीं है, आप आपके टैक्सेस नहीं जमा कराते, आपकी कोई अकाउंट बुक नहीं है, आपका कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं है, आप हैं कौन? चले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने। आपकी अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आप ही का एक अंग है, आपकी अपनी सरकार पेगासस से लेकर इजराइल के अलग अलग कंपनियों को ला लाकर देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे आपको आपत्ति है, तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की हम घोर निंदा करते हैं। क्या किया था? हाँ हाँ हाँ, यस यस वी डिड। तो आपकी क्या मंशा है कि अगर लोकतंत्र पर इस तरह से प्रहार होगा और लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करी जाएगी, तो भारत का प्रमुख विपक्ष अपने मुंह में दही जमाकर बैठा रहेगा? ऐसा तो हम नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं पेगासस में कुछ नहीं हुआ। पेगासस में तो सरकार का ऐसा पर्दाफाश हुआ कि दुनिया देख रही है। सरकार ने उस कमेटी के साथ सहयोग ही नहीं किया जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच करने के लिए। तो झूठ, एग्जैक्टली, तो झूठ छुपाने का सीजीआई ने इसको ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो झूठ छुपाने का काम कौन करता है? जो गलत काम करता है। आपको लगता है पेगासस पे सरकार का पर्दाफाश नहीं हुआ? सरकार बेनकाब नहीं हुई है। सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, सरकार ने एडिटर्स के खिलाफ, सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ यह पेगासस इस्तेमाल किया था। फिजिकल मालवेयर पाया गया है लोगों के फोन पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी, सरकार ने उसका सहयोग ही नहीं किया, उसको वक्तव्य ही नहीं दिया। आपको लगता है वो छुपा नहीं रही थी? हम तो ये मुद्दे उठाएंगे क्योंकि ये मुद्दे उठाने जरूरी हैं। बात इलेक्शन कमीशन तो आपने बहुत छोटी बात की है। बात इस देश की सरकार की क्रेडिबिलिटी पर आ गई। अभी आपको सुप्रिया जी ने एक उदाहरण दिया, ये वाला। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने कन्हैया कुमार की जो हत्या हुई थी वहां उदयपुर में, उसका। वो तो अलग बात है कि बाद में मालूम पड़ा कि हत्यारा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित निकला और स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी को उसको छुड़वाने की भी प्रयास कर रहे थे। वो अलग बात है, इसलिए वो अपने एजेंडा में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उनका जो एजेंडा था वो सुप्रिया जी ने आपके सामने रखा कि कैसे एक गलत खबर को मार्केट में लाते हैं। तो सोचिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इतना बड़ा डेटा जिस सरकार के पास है, उस डेटा पर वो क्या क्या डालते होंगे, किस तरह की सूचनाएं डालते होंगे। जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए। आप समझ में आ रहा है ना कहां खर्च किए? और हमें ये भी आप और हम दोनों जानते हैं कि वो अरबों रुपए आते कहां से है। वो दोस्त को बचाते हुए घूम रहे हैं ना। हम सवाल दोस्त से पूछते हैं, जवाब मोदी जी देने आते हैं। देखिए कितनी घबराहट है, क्योंकि वो अरबों रुपए जहां से कमाते हैं वो भी आपके सामने आ गया, जहां खर्च करते हैं वो भी आपके सामने आ गया। तो क्रेडिबिलिटी तो सरकार की अब दांव पे लगी हुई है। एक चुनाव आयोग तो बहुत अलग बात हो जाती है, छोटी बात हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री दिन भर यही काम करते हैं, या कभी टोपी पहनते हैं या टोपी पहनाते हैं। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आपने अक्सर पिछले 8 साल में देखा कि चुनाव का पहला चरण की वोटिंग चल रही है, दूसरे चरण का प्रचार करने वो चले जाएंगे और उस प्रचार का लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में हो रहा होता है। क्या वो प्रभावित नहीं कर रहे पहले चरण के चुनाव को? तो इस तरह के कई सवाल चुनाव आयोग को उनके उत्तर देने चाहिए
और हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। हम कल भी गए थे त्रिपुरा के ही मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष, और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो संज्ञान ले रहे हैं कुछ मुद्दे जो हमने उठाए थे। गृह मंत्री जाकर चुनाव अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं रात को 1 बजे त्रिपुरा में। बताइए कब हुआ ये? इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं जो आपने ये बात कही इसका भी चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। हमने तो सुना था 96% भारतीय जनता पार्टी को गया। आप एक पार्टी विशेष बोल रहे हो, मैं नाम भी बता देता हूं। वो पार्टी विशेष जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और 96% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा उनको गया है। बाकी 4% में बाकी सब समेट दिए गए। तो हम मांग भी कर रहे हैं, अभी हम मांग भी कर रहे हैं, सार्वजनिक करें ना वो डेटा, अदानी जी की कितनी कंपनियों ने कितना पैसा इन्हें दिया। और हम यह भी मांग करेंगे कि वो पैसा आपने कहां कहां खर्च किया। पेगासस पर किया, ये हॉर्गे या जो एम्स जो भी इन लोगों ने बनाया उस पर किया। सब कुछ सार्वजनिक करिए, डरते क्यों हैं? ओवैसी जी के दोस्त हैं ना मोदी जी, पूछ ले उनसे फोन उठाकर। रोज तो फोन पे बात करते हैं, अब आपके माध्यम से क्यों पूछ रहे हैं? उनको कहिए मोदी जी से फोन पे जो बात करते हैं तो एक बार ये सवाल भी पूछ लें कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। कानपुर की घटना जो है वो दिल दहलाने वाली घटना है, और कानपुर की घटना ने एक चीज तो पूरी तरह से प्रूफ कर दी है, मेरा अकाउंट ब्लॉक करे या कुछ करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मैंने वहां कहा था वो मैं दोबारा से कहूंगी। अगर योगी जी को लगता है कि बुलडोजर बाबा की छवि बनाकर वो मोदी जी को रिप्लेस कर देंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक है और अंततोगत्वा ये संविधान से चलेगा। क्योंकि जो जली हुई लाशें एक मां बेटी की और जो दीक्षित जी की तस्वीर सामने आई है, वो चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि ये बुलडोजर कहां से न्याय का स्रोत बन गया उत्तर प्रदेश में। आज क्योंकि ये गरीब ब्राह्मण परिवार के खिलाफ है तो इस पर बहुत चर्चा हो रही है। अगर किसी और समुदाय के खिलाफ होता तो इसको न्याय का बुलडोजर कहा जाता। हमारे पत्रकार बंधु उस पर चढ़ जाते हैं, विदेश से जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो जेसीबी के बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि बुलडोजर के माध्यम से आप इस देश को, उस प्रांत को चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सर्वथा गलत है। और कानपुर में जो हुआ, इट इज मोस्ट हीनियस ऑफ द क्राइम। आपको पता था कि उस झोपड़ी में, उस घर में वो मां और बेटी है, और इतना दिल दहलाने वाला वीडियो है कि उसके बाद भी वो बुलडोजर चल रहा था, और वो तब तक चलता रहा जब तक वहां पर वो जल नहीं गई। उसमें क्या एक्शन आपकी पार्टी की सरकार ने लिया? क्या कांग्रेस का रवैया जो है वो इन मामलों को लेकर नरम नहीं लगता? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। सोशल मीडिया की, मैं अपना दायरा सीमित करके मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी, और सोशल मीडिया पर जब भी ऐसी कोई फेक न्यूज आती है उसके कई तरीके होते हैं उससे डील करने के लिए। हमारे कई फॉलोअर्स को भी ये गुमान हो जाता है कि हर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कर दो। कई बार आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्लैग ऑफ करते हैं, वो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फेक न्यूज करके फ्लैग ऑफ करता है। अकाउंट सस्पेंशन की आप तकरीर करते हैं, आप कहीं कहीं आप एफआईआर करते हैं, कहीं पर आप केस रजिस्टर करते हैं। जहां तक आपकी ये बात है कि क्या हमारा रवैया और सख्त होना चाहिए, मैं इस मंच से कहती हूं और ज्यादा सख्त होना चाहिए। पूरी पार्टी का रवैया इस पर ज्यादा सख्त होना चाहिए। जो एक इकोसिस्टम है जो फेक न्यूज फैलाता है, उसके खिलाफ तो सारी पार्टी को एक साथ खड़े ही होना चाहिए। मैं या पवन जी या हम अकेले या कुछ लोग और मिलकर उस इकोसिस्टम से लड़ाई करें, यह गलत है। मुझे लगता है पूरी पार्टी को ऐसे इकोसिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से
जो खबर आ जाती है उसको सत्य वचन मानकर चला देते हैं, लोगों के अंदर संशय डालते हैं और बात में वो झूठ सिद्ध होती है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, नाम बाद में पूछेंगे, अकेले में तो बता भी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने एक प्रकोष्ठ बनाया भारत जोड़ो यात्रा से निपटने के लिए, 30 लोगों का। 30 लोगों का, वो भी नाम कभी आपसे चर्चा में बताएंगे। राहुल जी की एक पर्टिकुलर वीडियो उसको ट्विस्ट करके बनाया जा रहा था और आईटी सेल के लोगों ने कहा नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। भाई हैरानी की बात है कि उनको भी ज्यादा लगा और आधे घंटे में वो वीडियो आपके एक साथी ने ट्वीट कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो जो कर सकती कर रही है, सुप्रिया जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, और ज्यादा करना चाहिए, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं बता रहा हूं कि आपके एक साथी ने उस वीडियो को ट्वीट किया जिस वीडियो को आईटी सेल ने भी टच नहीं किया कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जिम्मेदारी हम सबकी है। आपसे भी मैं यह आह्वान करूंगा कि इसमें पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को आप मत सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप अपना काम करिए, लेकिन जो चीज सरेआम फेक हो, भले वो किसी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा हो उस फेक न्यूज से कम उसको एक्सपोज करने में हमारी और समाज की मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी को तो जो करना है बिल्कुल करेगी। एक सवाल राजस्थान पर पूछना चाह रहे थे। राजस्थान को लेकर के आ रहा है कि कुछ सियासी फेरबदल क्या वहां हो सकते हैं? एक खेमा नाराज चल रहा है, अभी चुनाव में दिसंबर में होंगे चुनाव, और मुझे लगता नहीं कि दिसंबर में भी कांग्रेस पार्टी हारेगी, तो फेरबदल तो वहां नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी ही वापस आएगी। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूं कि दिसंबर में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली है। हाँ जी बोलिए। मुझे अभी मेल आई, अभी मैं देख रही थी तो मैं लॉगिन नहीं कर पा रही जी पर इवेंचुअली तो सब कुछ आकर चुनाव पर रुक जाता है ना। अगर आप वैमनस्यता दो समुदायों में फैला रहे हैं, अगर आप कोई फेक न्यूज किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ फैला रहे हैं, अगर आप कैरेक्टर असैसिनेशन हमारे नेता का कर रहे हैं, तो इवेंचुअली तो वो आकर तो टिक जाएगा चुनावों पर ही। तो ये बिल्कुल चुनावों के साथ खिलवाड़ करने की बात है। और जहां तक आपने बात कही सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो आने वाले टाइम में क्या कांग्रेस कार्य समिति का भी चुनाव होगा? कुछ काम तो स्टीयरिंग कमेटी को भी करने दो, हर काम स्पोक्स पर्सन से ही कराओगे। स्टीयरिंग कमेटी जो निर्णय लेगी उस निर्णय पर पार्टी अमल करेगी। स्टीयरिंग कमेटी का निर्णय प्लेनरी सेशन के पहले दिन आएगा और उसके बाद जो होगा वो सबके सामने होगा। राहुल गांधी जी के वक्तव्य के 18 अंशों को एक्सपंज किया गया था और वो 18 अंश जो एक्सपंज हुए उनका एक ही पैटर्न था। जिस सेंटेंस में मोदी और अडानी का नाम साथ साथ आया वो एक्सपंज कर दिया गया। उनके जो 3 बिल्कुल ठोस सवाल थे, कितनी यात्राओं पे साथ गए, किन यात्राओं पे जाकर उनसे मिले, कितनी यात्रा प्रधानमंत्री की थी, जब वो वापस आ गए उसके बाद अडानी जी को प्रोजेक्ट मिल गया, वो भी एक्सपंज किया गया। राहुल जी ने सदन में संसदीय तरीके से, पूरे सम्मान से, पूरी गरिमा से, बिना किसी भी आचरण का उल्लंघन किए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी। और उन्होंने अपने वक्तव्य में जो दिया है एक एक चीज का आधार दिया है। उन्होंने कोई ऐसी हवाई बात नहीं कही थी जिसका प्रूफ नहीं है। हर चीज का पब्लिक डोमेन में प्रूफ है और वो उन्होंने जहां से उनके खिलाफ वो आया था नोटिस स्पीकर को दिया है,
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुख की बात है कि एक पूर्णतः संसदीय बहस को के 18 अंशों को इसलिए एक्सपंज कर दिया जाए क्योंकि वो मोदी अडानी के ऊपर सवाल उठाता है। आप एक्सपंज कर लीजिए, लेकिन ये सवाल तो आज देश उठा रहा है कि अडानी जी का क्या रिश्ता है, अडानी जी पर क्यों इतने मेहरबान है। 2 घंटा 40 मिनट बोलते हैं दोनों सदनों में, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेते हैं, पीठ ठोकते हैं अपनी। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो आचरण गलत है प्रधानमंत्री के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जैसा कि राहुल जी ने कहा, द एब्सोल्युटली लास्ट थिंग दैट ही इज स्कैर्ड ऑफ इज नरेंद्र मोदी, एंड मिस्टर मोदी फॉरगेट्स दैट वेरी ऑफन। ये ट्विटर की अपनी रिपोर्ट थी 2018 की। सॉरी, एक अधिरंजन जी ने दिया था और एक इन्होंने भी दिया है, जहां तक हमारी खबर है। बट जिन चीजों पर भी एक्सपंज किया गया, सब जो फैक्चुअल है वो हमने सारा डेटा दिया है। कब कॉन्ट्रैक्ट मिला, कब मोदी जी वहां से वापस आए। आप जून में जाते हैं, जून के 2 हफ्ते के बाद उनको बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। आप इजराइल जाते हैं, वहां पर 2 महीने बाद मिल जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि श्रीलंका के ऑफिशियल ने क्या बोला था उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मोदी जी ने किससे कहा था अडानी को दीजिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, इन पब्लिक डोमेन है, जिसका खंडन भारत सरकार ने नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद।